जय साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों मैंने आपसे जैसे वादा करा था कि संडे को सुबह 8 बजे आपके लिए बहुत ही शानदार टॉप 100 जीके के क्वेश्चन में लेकर के आने वाला हूं। हमारी जीके स्पेशल फर्स्ट क्लास आज होने वाली है और आपको जो है शाम को 8 बजे मिलने वाली है साइंस की क्लास। तो दोस्तों जैसा मैंने वादा करा था मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, तो अब आपको क्या कर देना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आज जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देखना कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे, आपने पहले से देख रखे थे, और आप क्या 80 प्लस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चनों की ओर आ चुके हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। भाई जो भगवान बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध से कुछ रोचक तत्व है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। पहला है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। ये कहां पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। लुम्बिनी कहां पड़ता है भाई? नेपाल के अंदर पड़ता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी मृत्यु कहां हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर के अंदर। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये भगवान बुद्ध से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा है हमारे सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किन्होंने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी थी इन्होंने? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारे सामने है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो भाई पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भाई जो हमारा भारत है उस भारत की जो मैप है उसके अंदर जो दक्षिणतम किनारा जिसे कहते हैं वो कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत के अंदर सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर आपसे विश्व की पूछे तो विश्व में कहां निकलता है? जापान के भीतर निकलता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? भाई जो इंसुलिन होती है उसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो भाई मधुमेह यानी जो शुगर की बीमारी होती है उसके रोकथाम या उसके इलाज के लिए इंसुलिन हमें जो है दवाइयों के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? भाई असम का जो है बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, क्योंकि त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार हर शिफ्ट में पूछे थे। त्योहार, लोक नृत्य, ठीक है, और जो लोक नृत्य, लोक त्योहार, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कुल मिला के। तो बिहू किस राज्य का है? असम का है। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो खट्टे पदार्थ जो होते हैं, यानी आंवला खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं अधिकतर उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भाई जो हमारा भारत है उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश सिंहासन के अंदर थे। तो जायज की बात है कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नर होगा वो भी ब्रिटिश होगा। तो नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग, आपको याद रखना है। भारत का प्रथम कौन था? गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन के भीतर जो है कागज का आविष्कार हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के सशस्त्र बलों के सेनापति को भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो तीनों कमांड होती है, एयरफोर्स, तीनों विंग है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है और इंडियन आर्मी है, इन सभी का सबसे जो मेन लीडर जिसे माना जाता है वो कौन होता है? हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी
जी है, ये कौन से नंबर की है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। भाई रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये चारों रोग मैंने आपको बता दिए, तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता है तो नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला हमारे सामने फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो भाई ये तमिलनाडु का त्योहार है। कहां का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई जो गिद्दा और भांगड़ा है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? भाई ये आविष्कार वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टेलीविजन की पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, ये टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ये चीज भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से जो है सांस लेती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। अगला हमारे सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग करके एक स्थान है, वहां पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग के अंदर ये कांड हुआ था, तो इस वजह से इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हत्याकांड? क्योंकि यहाँ पर जनरल ओ डायर ने जो बंदे क्या बोलते हैं उसे प्रोटेस्ट कर रहे थे यानी धरना दे रहे थे, उनको ऊपर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया था। अब गोलीबारी करने का आदेश दिया था तो लगभग 400 से अधिक लोग तो मर गए थे और 2000 के लगभग लोग घायल हो गए थे। मतलब ये एक इस प्रकार का हत्याकांड था। तो उसके बाद में शायद इंग्लैंड या कहां पर जाकर उगम सिंह ने जनरल ओ डायर को उसी के देश में जाके उसी की वतन में जाकर गोली मारी थी। किसने मारी थी? उगम सिंह ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो बंदे यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किसका प्रोटेस्ट कर रहे थे? रोलेक्ट एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसका कर रहे थे? रोलेक्ट एक्ट, जो 1919 फरवरी 1919 के अंदर लागू किया गया था। और ये रोलेक्ट एक्ट ऐसा था जहां पर जो बंदा होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, ना तो उसे दलील करने की, ना फिर वकील करने की, किसी भी चीज की करने की अनुमति नहीं थी। मतलब उसके पास में कुछ भी कानून नहीं था। बस ब्रिटिश सिंहासनी जो भी चाहते किसी भी बंदे को उठाते जेल में डाल देते। जो बंदे को डालते थे उसके पास में 1% का भी हक नहीं था कि वो कुछ भी ब्रिटिश सिंहासन के खिलाफ बोल सके। तो इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और यहां पर जो है ये क्या कर रहे थे? धरना दे रहे थे। क्या कर रहे थे? धरना दे रहे थे। वहां पर क्या करा? जनरल ओ डायर ने गोलियां चारने का आदेश दे दिया। गोलियां चलाई। वहां पर 400 से अधिक जवान शहीद हुए और 2000 से लोग अधिक घायल हुए। कहा जाता है कि अभी भी वहां की मिट्टी जो है लाल पाई गई है। क्या गई है? लाल पाई जाती है, क्योंकि इतना खून बहा था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ? उगम सिंह जी जो है उसी के जनरल ओ डायर के वतन में गए और वहां पर जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। तो ठीक है, बहुत सारे कांड हुए इसके अंदर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? मतलब 1939 ईस्वी में उन्होंने क्या करा था? यहां पर देखो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ही सवाल से 3 क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, पहली चीज है 1939 में कांग्रेस छोड़ी, यानी कि आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी? सन याद रखना है आपको, 1939 यानी 1939 में कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था। उसके बाद में है कि 1939 में कौन से दल की स्थापना हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। उसी के साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ आई कहानी? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला है, सांड्रस की हत्या की थी तो किसने करी थी? सांड्रस की हत्या भगत सिंह जी द्वारा करी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1857 के विद्रोह के किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों आपको जैसे पता ही होगा कि 1947 में जैसे भारत को आजादी मिली थी उससे लगभग 200 साल तक भारत क्या रहा था? गुलाम रहा था ब्रिटिश सिंहासन का। तो इससे 100 साल पहले यानी 57 में हुई थी, तो इससे लगभग 90 साल पहले 1857 में क्रांति हुई थी। वो भी किसके लिए हुई थी? अपने क्या बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम था वो भी। तो उस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले अपना बलिदान या फिर कौन शहीद हुआ था? तो मंगल पांडे शहीद हुए थे। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे
हमारे सामने कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। कल की क्लास में भी यह सवाल आया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू थी। ये कहां की थी? ये यूपी की थी। कहां की थी? यूपी की थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब ये यूपी स्टेट से बनने वाली, सॉरी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और ये प्रथम राज्यपाल कौन से स्टेट की बनी थी? तो ये बनी थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की बनी थी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। दोस्तों कल ये सवाल आया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है भारतीय, तो वो थी बचेंद्री पाल। उसी के साथ साथ मैंने कल आपको 2 प्रश्न उसी के साथ में लिखवाए थे कि 2 बार चढ़ने वाली कौन है, वो संतोष यादव जी हैं। और अपाहिज महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम क्या था? अरुणिमा सिन्हा जी था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और परसों की क्लास में शायद मैंने गलती से जो है ये गलत बता दिया था कि माउंट एवरेस्ट जो है जापान के अंदर है, वो थोड़ा सा फ्लो में गलत निकल गया होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंदर है, और नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों क्या बोलते हैं उसे, इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना करी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो उनका नाम मूल शंकर है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद ने, और ये करी थी लगभग 1897 या फिर 1897। दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ आ रहे होंगे, आपको बोर नहीं हो रहे होंगे आप क्लास के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? भाई जो वास्को डिगामा है ये प्रथम पुर्तगाली यात्री है जो भारत के अंदर आया था 1498 के अंदर। कब आया था? 1498 के अंदर। और इसने क्या करा था? जल के मार्ग से भारत की खोज करी थी, यानी जो वाटर वाला होता है शिप के थ्रू ये आया था, और जल के मार्ग से भारत को इसने खोजा था। क्या करा था? भारत को खोजा था। मतलब दूसरे देश भारत के बारे में नहीं जानते थे, कि पहले फ्लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो ये जानते नहीं थे कि भारत देश यहाँ पर भी पड़ता है, ये वगैरह यहाँ पे कोई भारत देश भी है। तो इसने क्या करा था? जल के मार्ग से भारत को ढूंढा था। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। कब ढूंढा था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, इसलिए इसे पुर्तगाली यात्री कहा जाता है। अगला है, हवा महल कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक देव जी को जो है सिख धर्म का प्रथम, और गुरु नानक देव जी को जो है सिख धर्म का प्रथम गुरु तथा सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। सिख धर्म के अंदर कुल 10 गुरु हुए थे। प्रथम थे गुरु नानक देव जी, और अंतिम से गुरु गोविंद सिंह जी, और उनके बाद में जो है उनके गुरु गोविंद सिंह जी के जो 3 बेटे थे उनको तीनों को जिंदा ही दीवार के अंदर चुनवा दिया था। तो उसके बाद में जो है इन्होंने क्या करा था, जो ये गुरु बनने की जो परंपरा थी उसी समय बंद कर दी थी, और गुरु गोविंद साहिब करके एक पुस्तक लिखी थी, तो वो अभी तक वो चल रही है और उसी की वो पूजा करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। अगला है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति गुजरात के अंदर नर्मदा जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर है। दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनवाई गई है गुजरात के अंदर। पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी थी, उससे भी बड़ी है ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सरदार पटेल जी हमारे जो है लौह पुरुष माने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी पुकारा जाता था। अगला है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। और अगर आपसे महात्मा गांधी की पूछे तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, गांधी से जो है पिछली बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे थे। जो गांधी है उससे हर बार शिफ्ट पूछे गए थे, हर शिफ्ट में। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट मिस हो रही, तीन जितनी भी 7-8 दिन एग्जाम चला था, हर दिन 3 शिफ्टें हुई थी। तीनों शिफ्ट में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो गांधी से टॉपिक जितना हो सकता है आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी है। अगर आपसे रामायण से पूछ ले तो वाल्मीकि जी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब।
अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कथन नारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है हमारे सामने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा यानी कि जो संविधान बनाने का जो क्या बोलते हैं सभा थी, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का पिता या संविधान का जनक भी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कल या परसों की क्लास में क्वेश्चन आया था कि मध्य रात्रि का देश कौन सा है? मध्य रात्रि का देश कौन सा है? तो वो नॉर्वे है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य रात्रि का देश कौन सा है? नॉर्वे है। और सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान है। भारत के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साथ के साथ रिवीजन करते चलना है। जैसे ये क्लास खत्म होती है आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू रावत डिफेंस एकेडमी पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि थोड़े ही दिनों में आने वाला है। आज क्या तारीख हो गई? 22 फरवरी। तो लगभग 10-15-20 दिन की बात हो रहा है। 8 मार्च को हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश की छोटा राज्य की पूछा है, तो गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर सबसे बड़े की बात करें तो हमारा प्यारा राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि में पूछ लेगी, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगर सबसे छोटे की पूछे जनसंख्या में तो सिक्किम है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है कौन से राज्य का है? केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 या 12, कहीं पर 11 दे रखा होता है, कहीं पर 12 दे रखा होता है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी आपको 1911 और 1912 कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। तो ठीक है, आपको 11-12 याद रखना है। और इससे पहले कहां थी? दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। और कलकत्ता से दिल्ली किसने बनाई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा स्थानांतरित करी गई थी। क्या नाम है? लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम है? लॉर्ड हार्डिंग नाम है। कब बनाई थी? 1911 या 12 में, ठीक है। 1911 का आप याद रखिए। अगला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। इसी के साथ साथ अपने 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अपन आगे चलते हैं अगले 50 प्रश्नों के लिए। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों हमने जो है अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो चलेंगे अपने अगले 50 प्रश्नों पर। लगभग अपने 100 प्रश्न हैं आज की वीडियो में और शाम को अपनी 8 बजे साइंस की क्लास भी आने वाली है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल के अंदर आपके एग्जाम 101% होने वाले हैं, तो आप इस वेट में मत रहिएगा कि जैसे ही फॉर्म भरना चालू होगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि इस बार एक बंदा 3 फॉर्म भर सकता है, सॉरी 2 फॉर्म भर सकता है। तो टेक्निकल वाला बंदा भी जीडी मार सकता है, नर्सिंग असिस्टेंट वाला बंदा भी जीडी में आ सकता है, जीडी वाला बंदा ट्रेडमैन में आ सकता है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो मेरिट बहुत लेवल की जाने वाली है। 35-36 क्वेश्चन करने वाला भी पास नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है, नेशनल चीजें जो है सारी अपने इस बार 10 क्वेश्चनों में आगे कवर होने वाली है। पहला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यानी एनिमल क्या है? बाघ है, टाइगर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है यानी बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड तो पिकॉक यानी मोर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है यानी कि फ्रूट कौन सा है? आम है यानी मैंगो है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। अगला है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये लगभग 3:2 है। अगर आपसे देखो इसको उल्टा करके पूछ ले, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3 आपको कर देना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है
कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हमारे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इस भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। क्या है? जन गण मन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा, साथ ही साथ इन्होंने किस देश का लिखा था? इन्होंने लिखा था बांग्लादेश का। किसका लिखा था? बांग्लादेश। आमा तुमाका बांगो भाषी ऐसे कुछ करके उनका राष्ट्रीय गान है, आमा तुमाका ऐसे कुछ है, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, बाकी इन्होंने वहां का भी लिखा था, ये तो कंफर्म है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कौन सा है? वंदे मातरम है। सॉरी, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय गीत, चलो क्वेश्चन आ गया, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन है। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों इस गांधी जी के बारे में आपको और बता देता हूं दो तीन चीजें, कि इनको महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इनको बापू की उपाधि किसने दी थी? तो वो भगत सिंह ने दी थी। तो ये सारी चीजें आपको कवर होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू किसने कहा? भगत सिंह ने। तीनों मेन जिसके नाम है वो सारे अपने को कवर हो गए, क्योंकि गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज याद हो गई होगी। अगला है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक-संवत। अगला है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय यानी हमारा जो दिल है उससे जो है पेस मेकर का संबंध है। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि या फिर पीनियल ग्लैंड है ना। तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, कल क्वेश्चन ये आया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो दोस्तों कल उसी के साथ साथ मैंने बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये पूछा गया था, तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, 24 तारीख को पूछा गया था, शायद कंफर्म नहीं पता है, बाकी पूछा गया था ये सवाल कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कौन सा है? हीरा है। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने करा था? तो रोंटगन द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। याद करने का मतलब है रट लेना। अगला है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? यानी कि जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करा था? सबसे पहले तो तांबा का करा था। ठीक है, किसका करा था? तांबे का करा था। मोहनजोदड़ो टाइप जो उस टाइम की बात चल रही है, ये उससे पहले की नहीं है, जो बिल्कुल जानते नहीं थे, पत्थर घिस रहे थे, उस टाइम की बात नहीं है। मतलब जो मोहनजोदड़ो मतलब सभ्यताएं वगैरह चलने लग गई थी, सिंधु सभ्यता वगैरह वगैरह सभ्यता चल रही थी, मतलब लोग थोड़ा बहुत विकसित हो गए थे, तो उस समय किसी चीज का उपयोग करके कोई चीज बनाना, तो उस समय उन्होंने तांबे की वस्तु बनाना या तांबे की चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों के अंदर तांबे की चीज़ें पड़ी रहती है उनके आसपास में, पानी वगैरह की जितने भी जगह होती चीज़ें होती है वो तांबे की बनी होती है। तो मानव द्वारा सबसे पहले क्या यूज़ किया गया? तांबा यूज़ किया गया। तो बेसिक चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। तो चलते हैं अपने अगले 10 प्रश्नों के लिए। अपना प्रश्न है कि भाई अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी जो यात्री होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्पेस में गया कोई बंदा और वहां पर जाके वो अपने स्पेस शटल से बाहर देखता है, तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया था। अगला है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है, भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी और
और ये चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर और लगभग 34 किलोमीटर चली थी। कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर, भारत की प्रथम रेल। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में मेट्रो रेल की बात हो रही है दोस्तों। जो पहली रेल चली थी वो कोयला वाली रेल थी, जो पहले आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोयले डालते रहते हैं और ट्रेन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब फिर अब आ गई है मेट्रो रेल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कहाँ चली थी? सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ चली थी? कोलकाता के अंदर चली थी। अगला है, भारत का रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1853। भारत में रेल कब आरंभ हुई? 16 अप्रैल 1853। अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। ये अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 में गए थे। अगला हमारे सामने कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कल्पलानी जी। और ये भी कौन से स्टेट की बनी थी? ये यूपी स्टेट की प्रथम मुख्यमंत्री थी। मतलब ये भारत की प्रथम महिला थी जो कि मुख्यमंत्री बनी। अब ये मुख्यमंत्री राज्य का बनता है। अब कौन से राज्य की बनी थी? तो ये यूपी राज्य की बनी थी। उसके साथ साथ एक महिला राज्यपाल भी बनी थी। वो महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, वो सरोजिनी नायडू भी कहाँ की बनी थी? वो भी बनी थी यूपी की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, तो देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वैसे समझाने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है। देखो मुख्यालय आ चुका है न्यूयॉर्क। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। देखो कोई कमेटी बनती है, जैसे यूएन बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो उसका मुख्यालय कहाँ बना? जैसे ऑफिस मान लीजिए, हेड ऑफिस कहाँ पर है उसका? न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद संघ के पहले महासचिव यानी कि जो लीडर होता है या फिर हेड होता है या फिर ऑफिस का बॉस होता है, वो कौन बना? त्रिवेदी नार्वे बने। उसके बाद अगला है, इस समय संयुक्त राष्ट्र यानी वर्तमान की ये बात कर रहा है। अभी जैसे 2025 में कितने देश सदस्य हैं? तो माना 193 उसके अंदर है अभी वर्तमान में। 2025 में राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य है? 193 देश सदस्य हैं। अगला है, सुरक्षा परिषद जैसे कोई देश होता है या फिर जैसे कमेटी होती है, तो उसका सुरक्षा परिषद यानी कि जो है उसकी जो सिक्योरिटी वगैरह बनाई जाती है, तो उसके अंदर कितने देश सदस्य हैं? तो 15 है। उसके बाद है कि उसमें कितने संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? तो टोटल 5 स्थायी देश हैं। बाकी जो ये 10 हैं वो कितने हैं? अस्थायी है। बाकी जो 10 हैं वो क्या है? अस्थायी है। अंतरराष्ट्रीय जो अस्थायी है, देखो यहाँ पर ये 89 क्वेश्चन पर आइए सीधा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों में चेंज होते हैं? जैसे ये अस्थायी है ना, तो ये हर 2 साल के अंदर क्या होंगे? चेंज होंगे। हर 2 साल के अंदर क्या होंगे? ये चेंज होंगे। टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। उनमें से कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 तो स्थायी है और इनके अलावा 15 में से 5 गए तो 10 कितने हो गए? अस्थायी हो गए। जो ये 10 सदस्य होते हैं ये हर 2 वर्ष के अंदर चेंज होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग हॉलैंड के अंदर है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। देखो प्रथम था त्रिवेदी नार्वे, अभी वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटरस है। ये उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है हिंदी के अंदर भाषण दिया था। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र की महासभा। जैसे मान लीजिए कोई जैसे संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उनकी एक महासभा होती है, बैठक होती है, वहां पर जो है डिबेट वगैरह होती होगी, पता नहीं। तो वहां पर सबसे पहले हिंदी के अंदर भाषण दिया था। किसने दिया था? हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका कार्यकाल रहा था 1999 से लेकर 2004 तक का शायद इनका कार्यकाल रहा था। और ठीक है, इन्होंने क्या करा था? हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, और पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में, विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ना। अगला है,
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष में चेंज होते हैं, ये हमने बात कर ली। अस्थायी देश कितने हो गए, 10 है। स्थायी कितने हैं, 5 है। जो अस्थायी है वो कितने 2 वर्षों में चेंज होते रहते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश, यानी 193वां देश जो अभी बना है हाल ही में, वो कौन है, दक्षिणी सूडान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अब खून का रुकाव बंद नहीं होने का मतलब क्या है, इसके अंदर मैं आपको एक बार समझा देता हूं ब्रीफ में कि भाई कभी आपके चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा किसी किसी के जो है खून आना बंद ही नहीं होता। मतलब एक बार चोट लग गई तो इतना खून निकल जाएगा कि मतलब हल्की सी खरोच में 1-1.5 लीटर खून निकल जाता है, पता नहीं पाव पर किलो पर खून निकल जाता है। तो ये क्या होता है, उनमें विटामिन के की कमी होती है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, उनमें खून का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रुकाव नहीं होता है। तो इस वजह से जो है विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। मतलब हमारे जो हिंदी भाषा है उसे राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया। तो 343 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला, यानी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला, कौन से अनुच्छेद के द्वारा मिला। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला हमारे सामने कि ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताइए। दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी जो है एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय है। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसके अंदर जो है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है, ये एकल स्पर्धा का मतलब होता है इंडिविजुअल गेम। जैसे क्रिकेट है वो प्लेयर्स का गेम है, बैडमिंटन हो गया, साथ ही साथ में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो जैसे इत्यादि गेम है वो क्या है, गेम जो है टीम के गेम है। जैसे हॉकी ने इससे पहले बहुत सारे मेडल जीत लिए, लगभग शायद हॉकी की, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत रखे, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता था अभिनव बिंद्रा जी से पहले, वो भी गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद में अभी हमारे गोल्ड बॉय क्या नाम है उनका, नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, उन्होंने भाला फेंक में जीता था और इन्होंने किस में जीता है, 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। उसके बाद में अगला है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है। तो प्रति 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अभी 2024 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था। भारत ने कितने मेडल जीते थे, 6 मेडल जीते थे। एक तो उन्होंने कौन सा जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, और 5 कौन से जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। जो एक सिल्वर मेडल जीता वो किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे। तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है। तो भैंसों की जो मुर्रा नस्ल है वो हरियाणा की बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है, गुड़गांव के अंदर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला है हमारे सामने विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो राव वीरेंद्र सिंह ने जो है विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण किया था। यहां पर आपके जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा क्लास लेने में, और जीके के सवाल सॉल्व कर लिए हैं। शाम को 8 बजे आपकी क्लास आने वाली है जीएस की। किसकी क्लास आएगी, जीएस की, यानी साइंस के टॉप 100 बहुत ही शानदार प्रश्न मैं शाम को लेके आऊंगा। दोस्तों जैसा मैंने वादा करा था, मैं 100 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, और जितना इजी टू अंडरस्टैंड मैं आपको समझा सकता था उतना इजी मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और आपका कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन जो है अप्रैल तक रुकने वाले नहीं है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको जो ये सारे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक साथ वहीं अवेलेबल हो जाएंगे। पूरी पीडीएफ में आपको वहां अवेलेबल करवा दूंगा अभी 15-20 मिनट में। तो जाओ वहां पर और इन क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करो और याद कर लो इनको फटाफट से। शाम को मिलता हूं जीएस की क्लास में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय सिया राम।
जाओ अब।